हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को 7 बरस कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है, जबकि दूसरा जो रेफरेंस था फ्लैगशिप रेफरेंस, उसमें उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। नवाज़ शरीफ साहब को 7 साल कैद के अलावा 10 साल की नाअहली भी और किसी अवामी ओहदे पर फाइज रहने पर भी पाबंदी आयद की गई है, और उसके साथ साथ उनकी तमाम जायदाद की जब्तगी और साथ ही उन्हें तकरीबन कोई 4.25 अरब रुपए के करीब जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालत से सज़ा पाने के बाद नवाज़ शरीफ को हिरासत में लिया गया, जहां उन्हें आज अडियाला जेल ले जाया गया है। कल सुबह इम्कान है कि उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा। जबकि दूसरे जिस केस में वो बरी हुए हैं, क्योंकि मुख्तसर है, पहले उस बारे में आपको बता दें कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का ये केस था जो उनके छोटे बेटे हसन नवाज़ ने बरतानिया में एक कंपनी कायम की थी 2001 में, जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ का लंदन की प्रॉपर्टीज़ का नाम लिया जाता है। इस फ्लैगशिप रेफरेंस में वो कंपनी जो इन सबको डील कर रही थी, और नवाज़ शरीफ साहब पे इल्ज़ाम था कि वो इस बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन ये इल्ज़ाम बहरहाल अब एहतसाब अदालत ने मुस्तरद किया है और कहा है कि जनाब ये जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है, जिसके तहत उनकी वन हाइट पार्क पैलेस और दूसरी जो लंदन में उनकी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ कि उसमें नवाज़ शरीफ किसी भी तरीके से बेनिफिशरी रहे हैं। अब आते हैं अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस केस की जानिब। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, और ज़ाहिर है सुबह से आप सुन रहे होंगे कि उन्हें सज़ा हो गई है, तो हमने कोशिश की कि उस रेफरेंस के अंदर जो फ़ैसला आया है उसमें से वो नुकात लिए जाएं कि जिसमें एहतसाब अदालत ने जिस पर अपना फ़ैसला दिया है। तो इस केस में ये था कि 2000 से और अब तक शरीफ ख़ानदान ने जो उनके साहबजादे हैं हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़, उन्होंने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स कंपनी सऊदी अरेबिया की और हिल मेटल्स इस्टेब्लिशमेंट सऊदी अरेबिया में कायम की। और उसके बाद ये हुआ कि 2010 से 2017 के दरमियान नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ के अकाउंट में तकरीबन जो है 1.2 मिलियन यूरो और $100 मिलियन ट्रांसफ़र हुए। ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं 2010 से 2013 तक उनको एज अ गिफ्ट शो किया गया, यानी बेटे की तरफ से उन्हें तोहफ़ा मिला। मगर 2013 से लेके अब तक जो पैसे आए हैं उनको 2013 के बाद से रेमिटेंस गर्दाना गया, जिसकी बुनियाद पर ये अदालत ने फ़ैसला दिया कि इससे ज़ाहिर ये होता है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो हैं वो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स कंपनी और हिल्स मेटल इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशियल ओनर हैं, यानी सारा फ़ायदा उन्होंने उठाया है। उसके अलावा ये जो रकमें आई थी, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वापडा टाउन ब्रांच, गुलबर्ग ब्रांच और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की ब्रांच में आई थी, जो ओवरऑल 1 अरब से ज़ायद जो रुपए हैं वो भी ट्रांसफ़र हुए हैं। और जो मरियम सफदर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं वो उनकी तादाद भी 1.5 मिलियन पाउंड है, और वो भी गई है। मुझे नहीं पता कि उसमें मरियम नवाज़ को क्यों नहीं टैग किया किसी ने एज अ बेनिफिशियल ओनर, लेकिन क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हुई है तो मरियम नवाज़ इस केस में बहरहाल अब वो क्लियर हो गई हैं। गल्फ़ स्टील के बारे में ये कहा जाता है, इन्होंने प्ली ये ली थी कि ये जो अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स कंपनी है और हिल मेटल इस्टेब्लिशमेंट, ये हमने गल्फ़ स्टील बेची थी, और गल्फ़ स्टील बेचने के बाद जो है हमने ये कंपनियां बनाई। और गल्फ़ स्टील के बारे में आपको पता है कि उन्होंने कहा कि बड़े मियाँ साहब जो मियाँ शरीफ साहब थे, उन्होंने 74 में ख़रीदी और उसके बाद उसको वो किया। तो इसमें ये कहा गया है कि हमने गल्फ़ स्टील का जो नैब के मुताबिक और फैसले में जिसको जज साहब ने अपहोल्ड भी किया है कि गल्फ़ स्टील का जो सेल एग्रीमेंट है वो दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हमने चेक करवाया, लेकिन वो उसका ना कोई रिकॉर्ड मिला, जिससे ये साबित होता है कि शायद ये जो सेल एग्रीमेंट था गल्फ़ स्टील का, जिसकी बुनियाद बना करके अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स ख़रीदी गई, वो मौजूद नहीं था या गलत है, दोनों सूरतें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में हमने एक्यूज़ जो यानी नवाज़ शरीफ साहब को भरपूर मौका दिया कि वो अपनी जो इस सारे उसमें अपना डिफेंड कर सकें, मगर वो नहीं कर पाए, और जिसके बाद
उन्होंने साथ साथ इस सज़ा में ये भी कहा कि जो हसन और हुसैन नवाज़ हैं, जो उनके साहबजादे हैं, जो अल अज़ीज़िया और हिल मेटल्स में ज़ाहिर डायरेक्टर्स हैं, उनके भी दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं और कहा है कि जनाब उनको भी जिस तरह भी हो सके ले आएँ, तो फिर हम उनको भी देखते हैं। डिफेंस ने जो आर्गूमेंट लिया था कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने ये प्ली ली थी कि इस सारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन यानी जो भी अल अज़ीज़िया और हिल्स मेटल में हुआ है उसमें जो है उनका कोई हाथ नहीं है और वो तो बच्चों से पैसे ले रहे थे। मगर इसमें ये जज साहब ने कहा है कि प्रूव हो रहा है और नैब ने ये प्रूव कर दिया है कि उन्होंने बदउनवानी यानी करप्शन के तहत ये पैसा जो है जो कि उनके एज अ बेनिफिशियल ओनर उन्होंने लिया और जो अपने टैक्स असासों में जाहिर भी किया। मगर उन्होंने कहा कि ये पैसा जो है उन्होंने पहले गिफ्ट्स के तौर पर शो किया 3 साल और फिर उसके बाद से अब तक जो है वो उसको रेमिटेंसेस की फैमिली रेमिटेंसेस की बुनियाद पर शो करते रहे कि जैसे बेटे से बेटा उन्हें भिजवा रहा है। तो उन्होंने अपने आप को जो ला ताल्लुक़ करने का कारोबार से जो सिलसिला है वो अदालत ने उसको रद्द किया कि नहीं, मियाँ साहब जो हैं इसके बेनिफिशियल ओनर हैं। नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने ये प्ली ली थी पहले के वाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको पकड़ना, तो उसमें और नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत इसीलिए हम ओनस जो है यानी जो उसको बारे सबूत वो मुलजिम पर डालते हैं क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि ये एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस था, यानी आपने जो असासे रखे हुए हैं वो आपकी आमदन से कम है, तो लिहाजा उन्होंने ये किया। और उन्होंने साथ ही ये भी दिया कि 2000 से ले और 2001 में जब आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए थे एग्ज़ाइल में, तो उन्होंने कहा उस वक्त तकरीबन उनके असासे 12 करोड़ रुपए थे। तो ये जो है कि $100 मिलियन और ये जो इतने 1.56 मिलियन यूरो उनके पास आए हैं, तो ये कैसे आ गए। और उसके साथ ही उन्होंने बाकी तो आपको मैं बता चुका हूँ कि तमाम जायदाद और असासे जब्त कर लिए हैं। तो इस सूरत हाल में एक दो चीज़ें आपने जो इतना लंबा बयानिया दिया फैसले के अहम निकात के बारे में, 2-3 चीज़ें हैं जो ऐसी झटके स्टाइल में मेरे जहन में आई। पहली बात तो ये है कि क्या इस फैसले में नैब ने ये साबित किया है कि जब नवाज शरीफ पहली और दूसरी बार वज़ीर आज़म थे उस दौरान ये असासे बने, या जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे तब इन असासों में इजाफा हुआ? जी, ये उन्होंने ये कहा है कि 2001 से लेके आज तक का मामला है, तो यानी इसका मतलब है कि 2001 से लेके 2013 तक 2013 तक हाँ 2013 तक 2001 से 2013 तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे। उस दौरान ये असासे बने, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब है कि बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने अपनी हैसियत से शायद फ़ायदा ना उठाया हो। नहीं, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि 2013 से लेके 2017 तक वो जो है उन्होंने उस चीज़ को एज ए रेमिटेंस शो किया है, यानी फ़ायदा तो उठाया है। 2010 से लेके 2013 तक उन्होंने एज ए गिफ्ट शो किया। नहीं, वो तो मैं आपने बता दिया, वो तो आपने बता दिया। बहैसियत वज़ीर आज़म भी वो बेनिफिशरी रहे हैं, लेकिन 2001 से 2013 तक तो वज़ीर आज़म नहीं थे ना। बिल्कुल नहीं। उस दौरान जो पैसे में इजाफा हुआ उसका सबूत ना नैब के पास है, ना नैब के पास है, ना मियाँ साहब की फैमिली ने ये तैयार। अच्छा, बात ये है कि अगर नैब का मंतक ये है कि चूंकि नवाज शरीफ ने ये जो हुसैन नवाज की कंपनियां थी इनसे भारी मुनाफा लिया वज़ीर आज़म बनने के बाद भी और पहले भी, गिफ्ट की सूरत में भी और रेमिटेंस की सूरत में भी, तो सबूत तो नहीं है। लिहाजा नैब ने ये फर्ज कर लिया कि असल मालिक नवाज शरीफ, बेनिफिशियल ओनर, मतलब जबकि कोई सबूत ना नैब के पास है, बिल्कुल नहीं, ना मियाँ साहब ने दिया, लेकिन फर्ज कर लिया गया कि अच्छा, फर्ज तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही। मैं अच्छा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको याद दिला दूं, इससे पहला जो फैसला आया था जिसमें नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी इस साल अप्रैल में एहतसाब अदालत ने जो दिया था, और जो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसको सस्पेंड किया, उसकी सस्पेंशन की बेसिस ये थी कि नैब ने तखमीना ही नहीं लगाया। नहीं, वो तो मालूम है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर नैब ने कहा कि जो
मनी ट्रेल है उसके दस्तावेजी सबूत नहीं पेश किए गए कि ये अल अजीजिया स्टील मिल कैसे लगाई, कभी कहते हैं कतरी, कभी सऊदी, ये है ठीक है जी, उन्होंने ट्रेल के दस्तावेजी सबूत नहीं पेश किए गए। इसकी बुनियाद पे क्या ये कंक्लूजन निकाला जाना चाहिए कि चूंकि उन्होंने मनी ट्रेल के सबूत नहीं पेश किए गए, लिहाजा हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये रकम गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से मुंतकिल की गई, और इसी वजह से 99% नैब के केसेस जो हैं वो तलपट हो जाते हैं जाके या तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर ये नैब का कानून जो है बारे सबूत वाला वो चेंज हो जाता है। वहाँ नैब को फिर देना पड़ता है कि जनाब मेरे पास क्या ऐसे। अच्छा ठीक है, इस बुनियाद पे आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमन फील्ड का उसने फैसला पलट दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो जो फैसला है नहीं, वो फैसला तो अभी तक सस्पेंशन तो सस्पेंशन ठीक है, अच्छा सस्पेंशन कायम है। क्या ये मुमकिन है कि चूंकि नैब के पास भी कोई सबूत नहीं है और बारे सबूत उसने मुलजिम पर डाल दिया है, तो कमोबेश वही हालात हैं दलाइल के जो एवन फील्ड में थे नैब के जी, ठीक है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ का वकील जाता है तो आप चूंकि कानून की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, कितना चांस है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही फैसला दे अल अजीजिया में भी जो उसने एवन फील्ड में दिया, यानी सस्पेंड कर दे। मैं यही सवाल मैंने खास से आज वकला को मैं फ़ोन करता रहा हूँ कि जनाब मुझे भी ये बात समझाएं, क्योंकि पहली मेरी बात भी यही आई थी कि देखिए नवाज शरीफ के वकला के पास सीधा सीधा वो अदालत में जाएं और कहें कि जी आप ही ने सस्पेंड है, दूसरा फैसला आ रहा है इसको भी सस्पेंड कर दें। लेकिन इस केस और एवन फील्ड में सिर्फ ये फ़र्क है कि इस केस में जो रकूम की मुंतकली है वो एक तो वो उन्होंने सारी डॉक्यूमेंटाइज की हुई है कि ये इस बैंक में इतनी रकम आई, इस तरह आई, नैब ने डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं और इसमें केस ज़्यादा मजबूत है, इसमें ज़्यादा मजबूत है। तो शायद नवाज शरीफ साहब को वो रिलीफ ना मिल पाए सस्पेंशन वाला जो कि उन्हें उस केस में मिल गया था, जिसमें जाहिर है ये चीज़ थी कि वो जी एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज हमने गूगल पे डाल के चेक की तो जज साहब ने वो ठीक है, वो तो बड़ा मज़ाहिया किस्म का केस बन गया था। आखिरी ये है 30 सेकंड में सिर्फ जवाब दीजिएगा कि आज पूरी दिन पर्ची उड़ी रही कि एवन ये जो है दूसरा जो केस है FZD है फ्लैगशिप वाला चूंकि इसमें मियां साहब बरी हो गए हैं और फ्लैगशिप में ही वो नाअहल करार दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लिहाजा अब नाअहली के खिलाफ अपील जाएगी। ये किस हद तक दुरुस्त है? आज जो ये बड़ा आज कंट्रोवर्शियल, फिर मैंने चेक किया और वकला से भी बात की। FZD कैपिटल तो एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो तीनों केसेस में इन्वॉल्व है। जो पहला केस था एवन फील्ड में भी, सेकंड अल अजीजिया में भी और फ्लैगशिप में भी। तो अगर अल अजीजिया में ना होता तो हम ये कह सकते थे कि फ्लैगशिप में FZD का उन्होंने नहीं अप्रूव किया, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको सजा दी कि FZD कैपिटल से आपने एक अकामा लेकर के इतनी जो है ना, आप उसके बोर्ड के चेयरमैन थे और आपने इतनी रकम वसूल की। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन FZD कैपिटल के होने या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी ऑब्वियसली लीगल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं, बर्रियत का ये मतलब नहीं है उस केस में एग्जैक्टली कि उनकी नाअहली भी वो जो है अंडर क्वेश्चन आ जाएगी, या ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाके कहेंगे कि जनाब FZD कैपिटल को इन्होंने वो कर दिया तो आपने कैसे दे दी। एक वक्फा लेते हैं और फिर इस सारे केस के जो सियासी मुज़मरात हैं उसको भी देख लेंगे। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं कि इस फैसले के जो आज एहतसाब अदालत ने दिया है अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में, उसके सियासी मुज़मरात क्या होंगे। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, सब यही कह रहे हैं, ढूंढ ले अब कोई घर नया। वो नया घर भी ढूंढा हुआ है जो हम ब्रेक के बाद आएंगे उसके आपके ख्याल में मैं क्यों गुनगुना रहा हूँ? क्यों है ये अभी मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था, शहजाद मलिक की, उसने कहा कि मियां साहब जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो ये गुनगुना रहे थे। चलिए, इसका मतलब है कि ही इज इन गुड स्पिरिट। हाँ, गुड स्पिरिट इस तरह भी होगा। गाना तलत महमूद का बड़ा गमगीन है। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि इस केस में हुआ ये है कि मियां साहब क्योंकि ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, ऑलरेडी वो नाअहल हो चुके हैं, तो सब ये कह रहे थे कि इसके मियां साहब की सेहत पे कोई ख़ास असरात नहीं पड़ेंगे। ये अलग बात है कि दोबारा जेल जाएंगे और इस बार शायद उनकी ज़मानत उतनी जल्दी ना हो जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, या 2019 शायद वो जेल में ही गुजारे। यू नेवर नो, ऑब्वियसली इट्स अप टू द कोर्ट। लेकिन मरियम नवाज शरीफ दोबारा वापस
मेरी ख्वाहिश तो सर मेरी ख्वाहिश से क्या होगा, मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वापस आई हैं ट्विटर पे और बड़ी धुआंधार उन्होंने ट्वीटी हैं जो ज़रार खोड़ों की कमी उन्होंने पूरी की है और कहा है कि एक ही शख्स को चौथी बार सज़ा हुई है, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी मगर फतह नवाज शरीफ की अल्लाह का शुक्र, 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद तो मरियम इसके अलावा और क्या कहेंगे? लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने भी फैसले आए उनके मरहूम वालिद के ज़ाती कारोबार के हवाले से आए, इसमें कुछ भी गलत ना मिल सका तो मफरूज़ों पर ट्वीट बताओ जिसमें मरियम ने फैसले की हिमायत की हो। नहीं वो तो नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। अच्छा, अब ये सब ये कह रहे हैं कि क्या इससे नून लीग जो है ना, मतलब वो ढेंढन छिक वाली जो है ना, नहीं ढेंढन छिक का मुझे नहीं लगता, उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। अब देखें ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तंबू हैं, बिल्कुल, और मियाँ साहब चले गए हैं, साद रफीक हैं, ख्वाजा आसिफ साहब सुना बैरून मुल्क हैं, एहतियातन है शायद, ये पता नहीं किसी काम से अभी तो यहीं थे। एहसन इकबाल साहब जो हैं उनके बारे में भी छानबीन शुरू हो गई है, हत्ता के मरियम औरंगजेब जो है उसके बारे में भी जो है छानबीन शुरू हो गई है, राना सनाउल्लाह के बारे में छानबीन है, शाहिद खाकान अब्बासी जो है घेरा तंग हो रहा है। तो ये जो है ना सिलसिला, अच्छा इससे जो है एक मौका मिलता है जो हुकूमत मुखालिफ हैं या ये सारी चीज़ को एक वो समझते हैं कि सर्कस है, वो ये कहते हैं जी कि ये इसमें पॉलिटिकल सियासी इंतकाम है और अपोजिशन को साइड लाइन करने की कोशिश की गई है। ये पता है ये इल्ज़ाम क्यों लगता है? क्यों? ये भी हो सकता है कि 100% ये बात गलत हो, नैब वाकई गैर जानिबदारी से तहकीकात कर रहा हो, FIA वाकई गैर जानिबदारी और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ तहकीक कर रही हो, लेकिन जब वज़रा जिनका कोई लेना देना नहीं है इन केसेस से और जो ये कहते हैं कि हमारे केसेस थोड़ी हैं, ये तो पीछे से चले आ रहे हैं, वो जब बैठ के सरकारी कुर्सी पे बैठ के ये कहते हैं कि जी जिन्हें शर्म आनी चाहिए जो हिमायत कर रहे हैं और इनको तो जेल में होना चाहिए, तो शुबा होता है कि यार कहीं ना कहीं कोई नेक्सस बन रहा है। सही बात। अगर वो अपने मुंह को ताला लगा लें, भाई तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक है या तुम्हारा नैब से क्या ताल्लुक है, FIA से क्या ताल्लुक है, और अगर तुम ये दावा कर भी रहे हो कि कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर चुप रहो ना। जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कोई पट्टी फिटिंग चल रही है। दूसरी बात यह है कि सियासी इंतकाम इसलिए भी महसूस होता है कि अगर बर वक्त एहतसाब ना हो, मसलन मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान कोई ऐसा केस नहीं आया बिल्कुल जो नैब ने उठाया हो उस वक्त के किसी हाजिर सर्विस वजीर के लिए, या आसिफ जरदारी के टेन्योर में कोई ऐसा केस जो नैब ने या FIA ने उठाया हो, या परवेज मुशर्रफ के दौर में कोई ऐसा वजीर के आबी पुत्र तू ते आजा। जब ये नहीं होता और हुकूमत माजूर होने के बाद एहतसाब शुरू होता है तो लोगों के दिलों में सवालिया निशान उठने शुरू हो जाते हैं कि अब क्यों हो रहा है। यानी जो केस 90s में चलना चाहिए था या 2001 में चलना चाहिए था, वो 2018 में जब उठाया जाता है तो शक पड़ता है, ओ हो ये तो फिर गेम कुछ और है। ये है मसला। बिल्कुल यही है, और यही वो नैरेटिव है कि जनाब ये बिकॉज स्टैब्लिशमेंट के अब गुड बुक्स में नहीं है तो स्टैब्लिशमेंट इनको वो करना चाह रही है कि किसी तरीके से इनको अंडर प्रेशर रखे, इनको जेल में रखे, ताकि ये जो हुकूमत है नई उसको कोई मौका मिले। और मुझे बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी अगर 5 साल बाद यही वज़रा बदल जाएंगे और कह रहे होंगे कि फवाद चौधरी के खिलाफ ये रेफरेंस आया है, और हम उस पर बढ़ बढ़ के कह रहे होंगे ये एक्सक्लूसिव बताते हैं आपको आज फवाद चौधरी के बारे में, और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत और इमरान खान गाड़ी में बैठते हुए कोई गाना गुनगुना रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, या तो ये सारी हुकूमतें इतनी सादी हैं कि अभी तो ये है ना कि नैब ये कर रही है और उसने साजबाज कर ली और FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। सब जब तुम पावर में होते हो तुम भी इसी तरह इस्तेमाल करते हो। उस वक्त तुम्हें किसी इदारे को खुद मुख्तार बनाने का, ट्रूली इंडिपेंडेंट होने करने का सवाल नहीं आता। अब जाके कहता है साद रफीक के नैब जो है वो तो वो सियासी इंतकाम का हथियार। अच्छा फाइनली मुझे ये लगता है कि ये अब डिपेंड करेगा PTI हुकूमत की कारकर्दगी पर। अगर कोई वो कारकर्दगी डिलीवर करते हैं तो ये प्रेशर जारी रहेगा, लेकिन अगर 6 महीने तक ये भी इसी तरह डामाडोल रहे तो फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है उनके पास तो देगें चढ़ाई भी होती है उन्हें हर पार्टी की,
जी कौन सी कढ़ाई पहले पक जाए बस। जी बिल्कुल, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और आज ही सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस आकिब निसार और जस्टिस एजाजुल हसन के रूबरू जाली अकाउंट्स केस की में जो GIT बनी है उसकी रिपोर्ट भी पेश हुई। इसमें एक नेक्सस दिखाया गया है जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन का, जबकि माविन अदाकार कुछ बैंक हैं इस GIT रिपोर्ट में। अच्छा, इसमें जो है इस रिपोर्ट की जो समरी दिखाई गई वहाँ अदालत में पर्दा सीमी पर, उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन जो हैं, इन GIT में इनकी जिन अमलाक का जिक्र है उनकी फ़िलहाल ख़रीदो फ़रोख्त और मुंतकली पे पाबंदी आयद कर दी जाए। GIT रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग, जो समरी है और वैसे तो बहुत बड़ी है ज़ाहिर है, जो इंटरेस्टिंग है उसमें यह है कि 16 अकाउंट से 42 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और ये जो अकाउंट्स हैं और इसमें जो नाम है 8 आम शहरी और 3 जो हैं ओमनी ग्रुप के मुलाजिम, उनमें फालूदे वाला, रेडी वाला वो तो हम पहले भी करते रहे हैं, ये है। अच्छा, जरदारी ग्रुप ने 53.4 अरब रुपए के कर्जे लिए बैंकों से, जिसमें समिट बैंक और सिंध बैंक भी शामिल है, और सिर्फ एक बैंक यानी सिंध बैंक से 24 अरब रुपए का कर्जा लिया गया, जबकि ये बैंक 4 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा नहीं दे सकता। 6 दफ़ा ले लिया, हाँ हो सकता है ले लिया हो। अच्छा, एक पूरा जो बाब है वो है बहरिया टाउन की गैर मामूली तरक्की और किकबैक्स, इस उन्वान से है। उसके मुताबिक बहरिया टाउन कराची के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से 11,297 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पे अलॉट की गई, और फिर उसकी आड़ में आस पास की हज़ारों एकड़, लफ्ज़ हज़ारों एकड़ इस्तेमाल है, हज़ारों एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया। बहरिया का जो एक 60 मंजिल का प्रोजेक्ट है अब्दुल्ला शाह गाजी आईकॉन टावर, उसके बारे में कहा गया है कि इसमें बेसिकली 3 पार्टनर हैं, बहरिया टाउन, जरदारी ग्रुप और एक हैं कोई मिस्टर डिनशा, हाँ, जिनके बारे में लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि मिस्टर डिनशा भी असल में फ्रंटमैन है जरदारी साहब के। तो इस प्रोजेक्ट में 50% जो हसिस है वो बहरिया टाउन के हैं और बाकी जरदारी ग्रुप और मिस्टर डिनशा उर्फ जरदारी के वो हैं। अच्छा, इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए GIT रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया टाउन की तरफ से जरदारी ग्रुप को 10.2 अरब रुपए की किकबैक्स जो हैं वो दिए गए हैं। एक ही ट्रांजैक्शन जो मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक ने की, वो ही 7.25 अरब की थी। वो है, वो मैं आ रहा हूँ उस पर। और इसमें एक तो ये है कि वो ज़मीन प्राइवेट प्लॉट है, और उसके साथ जो बाग इब्ने कासिम की सरकारी ज़मीन है उसमें से 7,900 मुरब्बा गज ज़मीन वो भी आईकॉन टावर को दान कर दी गई, ग्राटिस अलॉटमेंट। हाँ, कि जब बच्चा तो क्या याद करेगा, ये भी ले। अच्छा, इसमें से जो 8.3 बिलियन रुपए की किकबैक्स हैं वो 147 किस्तों में जैन मलिक जो पिसर हैं रियाज मलिक साहब के दामाद हैं, उनके और एक कोई मुश्ताक साहब हैं उनके मुश्तरका अकाउंट से दिए गए हैं। दीगर जाली अकाउंट से 3.9 यानी लगभग 4 अरब रुपए की किकबैक्स जो हैं वो दी गई हैं। एक कोई है JV ओपल जो जरदारी बहरिया ग्रुप का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, उसका भी जिक्र है। और मज़ीद ये कहा गया है कि 1.2 अरब रुपए की जो किकबैक हैं वो इन अकाउंट से फरियाल तालपुर साहिबा के अकाउंट में गई, और इस पैसे से टंडो अल-अय्यार और लाहौर में ज़मीन खरीदी गई है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसमें जो लॉयर्स बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं, अब दोनों साइड के लॉयर्स की अपनी अपनी मंतक है। मैंने उनसे भी बात की, जो
बहरिया टाउन के लॉयर हैं, वो कहते हैं जी हमें क्या पता, हमें तो कहा था कि जी ये ज़मीन हमने आपको इतनी दे दी, पैसे। लॉयर्स का तो काम ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप रिपोर्ट जो एग्जीक्यूटिव समरी आपने दी थी वो पढ़ी यार, वो पूरी साइंस है, बिल्कुल है ना, पूरी साइंस है। और ये रिपोर्ट मेरा ख्याल है कि IBA के सिलेबस में शामिल होनी चाहिए कि किस तरह मनी घुमा फिरा के वाइट की जाती है। पूरा जो है ना एक इंजीनियरिंग का पूरा कारनामा जो है वो लगता है, अगर वो रिपोर्ट सही है। एक तो ये देखना है। अच्छा, अब जाहिर है कि चीफ जस्टिस ने जरदारी साहब को, मलिक रियाज साहब को और उनके बेटे जैन मलिक को नोटिस जारी कर दिए हैं और वकला से कहा है कि जी जवाब दें फिर इस रिपोर्ट का आप। और FIA की जो रिपोर्ट है उसमें ये सिफारिश की गई है कि ये जो मुलजिम है इनके नाम ECL में डाले जाएं। इस पर अदालत ने कहा है कि भाई साहब आप वज़ारत दाखिला से रब्ता करें। वज़ीर दाखिला इमरान खान है, जाहिर है। तो समाअत होगी 31 दिसंबर को। और हस्ब मामूल बिलावल भुट्टो साहब जो है हस्ब तवक्को उन्होंने, और जो पीपल्स पार्टी क़यादत है उसने कहा है जी ये रिपोर्ट फजूल है। और उन्होंने जो चीज़ पकड़ी है वो ये है कि जनाब कहानी तो आपने बनाई अरबों की, लेकिन आप जो हैं उसमें क्या दिखा रहे हैं कि जी बिलावल हाउस कराची और लाहौर का जो बिलावल हाउस है उसके खर्चे जो हैं वो इन अकाउंट से अदा किए गए। बिलावल हाउस के पालतू जानवर और सदक़े के 28 बकरों के लिए 29 लाख रुपए के अखराजात भी इस अकाउंट से दिए गए। और तो और ओमनी ग्रुप का एक बिल भी लगाया गया खाने का 15,000 रुपए का, जो कि बिलावल हाउस साहब ने लंच किया था। तो इससे अदालत ने जो है कहा कि हो सकता है वो उसमें हिस्सेदार भी हों। जब ये खबर आई थी ना तो उस वक्त ये था कि 15 लाख रुपए का बिल जो है ना बिलावल के खाने का वो दिया गया इन बेनामी अकाउंट से, वो आकर के 15,000। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 15,000 के बिल की बात नहीं है, ये जो अरबों रुपए का जो साइंस लड़ाई गई है, इंजीनियरिंग की गई है, इसका भी जिक्र है। तो ये भी रिएक्शन देते हुए ज़हन में रहना चाहिए। बिल्कुल। एक छोटा वक्फा लेते हैं, फिर थोड़ी सी आपको कंपोजिशन भी बताएंगे जरदारी ग्रुप की इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं FIA की और JIT की उस रिपोर्ट की जो आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश की गई, जिसमें जरदारी ग्रुप, ओमनी ग्रुप और बहरिया टाउन ग्रुप की जायदाद की खरीद व फरोख्त और मुंतकली पर पाबंदी आयद की गई। सब ये पूछ रहे हैं कि जरदारी साहब इसमें फंसेंगे या नहीं। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ग्रुप जो है इसमें बिलावल भी हैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स में आसिफा भी हैं, बख्तावर भी हैं, जरदारी साहब भी हैं और फरियाल तालपुर हैं। उसमें ये कहा जाता है, पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि जरदारी साहब जब सदर बने थे उन्होंने इस ग्रुप को खैराबाद कह दिया था। इसमें सिग्नेटरी अथॉरिटी जो है वाहिद वो हैं फरियाल तालपुर। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी जिम्मेदारी आएगी तो सिग्नेटरी पे आएगी, जो चेक साइन करेगा या वो सारा कुछ वो होगा। जहाँ तक बेनामी अकाउंट्स का है वो अभी तो आपके सामने एक बहुत ही वो करके एक पेश किया गया डायग्राम, जिसको आप कह रहे हैं कि सिलेबस में शामिल किया जाए। लेकिन ये जिस तरीके से बैंकों में हुआ है ये, क्योंकि बैंक हमारे आपके अगर अकाउंट खुलवाने जाएं तो मेरे ख्याल में 500 चीज़ें ऐसी मांगते हैं कि हमें बार बार जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ किस हद तक फैलेगी, कहाँ तक जाएगी, वो भी। और जैसे एक जज साहब ने आज कहा भी, जस्टिस एजाजुल एहसन ने, उन्होंने कहा भाई 42 अरब के ठीक है आपने निकाल लिए, लेकिन 53 अरब का तो खाली कर्जा लिया गया है इन्होंने। तो ये अभी लुक एट द डिफरेंस कि आप किस हद तक वो करेंगे। पहले बात आई थी कि 107 अरब से आगे चली गई है और सारा कुछ। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं बेनामी कि जिससे लंदन भी, आपको लंदन वाले भाई को भी तो जाते थे पैसे, वो कैसे जाते होंगे। तो ये चीज़ अभी आगे बढ़ेगी और इसमें फ़िलहाल जो है जाहिर है अब अगली स्टेज जो 31 दिसंबर को बुलाया है चीफ साहब ने सबको, जरदारी साहब को भी बुलाया है और मलिक रियाज को भी बुलाया है। तो ये चीज़ मुझे तो लगता है कि खासी आगे इसमें कहानी जो है ना वो आप सही कह रहे हैं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग JIT में भी है। अच्छा, मुझे वैसे नैब की जो JIT की रिपोर्ट आई थी ना नवाज शरीफ के लिए, ये रिपोर्ट अब अल्लाह जानता है कि किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ये और उनके रिपोर्टों के मुकाबले में ये ज्यादा है कि इसमें एक एक चीज जो है फोरेंसिकली उसको देखा गया, असेस किया गया है। मियाँ साहब के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ तो 4 रेफरेंसेस की सिफारिश हुई थी ना। इस JIT रिपोर्ट के तहत
बहुत से लोग जिनमें कि भुट्टो फैमिली है, ओमनी ग्रुप है, वजीर आला सिंध है, वजीर आला सिंध है और बहरिया टाउन वाले, सबको मिला के 16 रेफरेंसेस दायर करने की सिफारिश की गई है। 16 बिल्कुल। और इसमें जो है खासा यानी तकरीबन 200-250 लोग जो हैं इवेंचुअली उसमें आ सकते हैं, जो भी छोटे मोटे किरदार बड़े किरदार मिला के ये। अच्छा, फवाद चौधरी ने एक बयान दिया है और ये कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये जो केसेस हैं दोनों, चाहे वो नवाज शरीफ का रेफरेंस हो या जरदारी साहब के खिलाफ जो ये JIT, उन्होंने कहा है दिस इज़ द एंड ऑफ नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी। तो आप फवाद चौधरी का क्यों रेफरेंस दिया? वो तो रोज़ाना इस तरह की कोई ना कोई बात करते नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने वो कहा है, तो आपको लगता है कि इज़ दिस दी एंड? क्योंकि देखिए मियाँ साहब को तो तय हो गया कि अब शायद पार्लियामान में वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि अदालत उज़्मा की तरफ से एक डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। तो शायद तो ऑर्गेनिकली जो चेंज हो रहा था ये सारा का सारा सिस्टम आज इससे स्पीड अप होगा या इसमें रखने अब पड़ेंगे? नहीं, पार्टियां तो रहेंगी, मुझे पार्टियां तो रहेंगी और अब देखना ये है कि फैमिली क़यादत, अब जैसे मरियम है फ़र्ज़ करें, हाँ, तो मरियम भी सज़ा याफ्ता तो बहरहाल है ना। नहीं, वो तो सज़ा सस्पेंड हुई भी ना। हाँ, अगर वो सज़ा वो हो जाती है, अगर क्या कल कला वो इलेक्शन लड़ सकती हैं इसकी बुनियाद पे एवन फील्ड केस? जी बिल्कुल, अभी हाँ, अभी वो तो उन्हें परमिशन बहरहाल अदालत से लेनी पड़ेगी। हाँ, और इसी तरह अगर ये जो दूसरी जनरेशन है, एक तो ये तासुर है ना कि जी फुप्पी और अब्बा जो हैं, अब्बा हुजूर, उनसे एस्टेब्लिशमेंट जान छुड़ाना चाहती है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह की तहकीकात आज सामने आई है JIT, उसमें तो बिलावल भी आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगर बिलावल के खर्चे हुए हैं तो भारत उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बिलावल का इंतजाम क्या है या पार्टी की क़यादत में जो है फ्यूचर उनका क्या है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है इन दोनों का फ्यूचर PTI के हाथ में है, पता नहीं क्यों। क्या मतलब? PTI की हुकूमत अगर कुछ ना कर पाई 6 महीने तक तो इन दोनों का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हाँ, वरना ये कि फ्यूचर टाइट हो जाएगा। हाँ, और फिर ये कह सकेंगे कि दाग तो अच्छे होते हैं। बिल्कुल, सब एस्टेब्लिशमेंट भी कहेगी भाई कौन परफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं किसी के मसाइल होते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अब कौन लेस करप्ट है। और मतलब ये नए बच्चे हैं, ये तो अपने वालिदैन की गलतियाँ भुगत रहे हैं, तो अब जाहिर है इन पे तो NRO तो नहीं मिल रहा। नहीं, NRO अल्लाह ना करे क्यों मिलेगा? इसलिए कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है। नहीं, मैं तो आगे 6 महीने की बात कर रहा हूँ सर, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। 6 months इज अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। yes, आज इतना इजाज़त ले लें। हाँ, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।